जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का हमने स्टार्टिंग का फेज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे का फेज़ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टार्टिंग की थी भारत में राष्ट्रवाद से। तो हमने भारत में राष्ट्रवाद देखा वो किस तरह से उत्पन्न होता है, और इसी के साथ हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध की कुछ घटना, और साथ ही साथ हमने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि इन आंदोलनों के दौरान लोगों की जो विचारधाराएं थी वो किस तरह से अलग अलग थी, लोग किस तरह से अपनी अलग अलग धारणाएं बनाकर चल रहे थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है। तो बात है फरवरी 1922, यानी कि फरवरी 1922 की। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि हमने देखा था कि 1922 में ही एक कांड हुआ था जिसका नाम था चोरी चोरा कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था। और वहाँ पर आपको पता है कि जो वहाँ की पुलिस थी, तो पुलिस ने क्या किया था, वहाँ पर उनको जो जुलूस निकाल रहे थे लोग, उन पर हमला कर दिया था, जिससे गुस्साई भीड़ ने क्या किया था, फिर पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसमें सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर मारे गए थे। तो यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है, और गांधी जी थे हिंसा के पुजारी। तो वो हिंसा के पुजारी, इसलिए उन्होंने जब देखा कि हिंसा होती जा रही है, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो इनको ऐसा लगा कि जो सत्याग्रही हैं उनको पहले ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। यानी कि जो कांग्रेस के सदस्य थे वो क्या चाहते थे कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई है ये प्रांतीय परिषद, उसमें वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। और उनको ये लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो इनका ये मानना था कि परिषद में रहते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं उनकी नीतियों के, जो अंग्रेजों ने नीतियाँ बनाई हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनका हम वहाँ पर भरपूर विरोध कर सकते हैं उनकी परिषदों में शामिल होकर। और सुधार के लिए भी हम यहाँ पर वकालत कर सकते हैं। और ये इनको दिखाना था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। तो यहाँ पर सीआर दास, जिनका नाम है चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने गठन किया था किसका, तो इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये जो गठन किया गया था कांग्रेस के अंदर ही किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो ये नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से दो ऐसे तत्व निकल के आते हैं जो पूरी भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर से बदल के रख देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कारक था वो था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक मंदी छाई हुई थी। तो एक तो इसका पहला कारण ये था। और दूसरा 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, यानी कि जो कृषि से बने हुए प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें गिरने लगी थी। तो एक इसका बड़ा कारक ये भी था। और 1930 के बाद तो पूरी तरह से ये धराशायी होगी, यानी कि जो कीमतें गिरने लगी थी 1930 के बाद तो और बुरी हालत हो गई, पूरी तरह से धराशायी हो गई। और कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, यानी कि उत्पादों की जो मांग थी वो भी गिरने लगी, और जो एक्सपोर्ट था चीज़ों का वो भी कम होने लगा। और किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। भाई, जब कोई सामान एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, कोई सामान बेचा ही नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ से इनकम होगी, कहाँ से फिर वो कर्ज उतारेंगे, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तो 1930 का वो टाइम था जब ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। तो इसी
इसी में हम देखते हैं कि यहाँ पर किया जाता है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया जाता है और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। तो यानी कि ये जो गठन किया गया था इस कमीशन का, साइमन कमीशन का, इसका क्या किया जाना था, इसका काम था कि जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है इसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज़ थे। तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी के सभी क्या थे, इसमें अंग्रेज़ थे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, ये साइमन गो बैक के नारों से किया गया। यानी कि जब ये साइमन कमीशन भारत आता है और इसमें सारे अंग्रेज होते हैं, भारतीय इसमें एक भी शामिल नहीं होता है, तो इनका यहाँ पर विरोध किया जाता है और यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए जो वायसराय लॉर्ड इरविन था, इसने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये घोषणा कर दी थी किसने, लॉर्ड इरविन ने, लेकिन ये केवल गोलमोल बात को घुमाने के लिए, इस हड़ताल से बचने के लिए। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई थी, ना ही उन्होंने कोई टाइम फिक्स किया था कि कब तक ये करेंगे, ऐसा डोमिनियन स्टेटस कब देंगे। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इनका कहना था यहाँ पर कि इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए। और लेकिन इस प्रस्ताव से जो कांग्रेस के नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। यानी कि ये लोग तो यहाँ पर आक्रामक तरीके से यहाँ पर पेश आने लगे थे। उदारवादी और मध्यमार्गी जो थे, उदारवादी और मध्यमार्गी नेता, ये ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। यानी कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश के अंदर ही यहाँ पर यानी कि देखिए यहाँ पर डोमिनियन का दर्जा देने का मतलब इनका ये था कि हमारा देश आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन जो चलाएगा वो ब्रिटेन ही चलाएगा उसको वहीं से ही। तो ऐसा दर्जा देने की मांग, ऐसा दर्जा दे रहे थे ये अंग्रेज, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने मना कर दिया इस तरह के दर्जे के लिए। तो मध्यमार्गी नेता जो थे ये तो चाहते थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कि संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे कि हाँ ये अगर डोमिनियन स्टेटस भी मिल रहा है तो ये भी काफ़ी है। लेकिन इस खेमे का प्रभाव जो था वो घटता जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। यानी कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से अपना पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें हमारा भारत है, हम अपने आप चलाएंगे यहाँ का राजकाज, प्रशासन, सब कुछ। और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन को लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ही ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। यानी कि जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तो यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को ये बनाया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आप तो जानते हैं कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 26 तारीख को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। इसी 26 जनवरी को महत्व देने के लिए फिर हमने 26 जनवरी सन 1950 को अपना संविधान लागू किया। और 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना संविधान लागू किया तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इस डेट को महत्व देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये इलाहाबाद में आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो रही है, ये 1931 में। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सबसे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे साइड में सबसे दाएं बैठे हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो है ये बाएं से पाँचवें को भी देख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, ये गांधी जी यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर जो ये साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला कर दिया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि साइमन कमीशन के दौरान जब यहाँ पर हड़ताल चल रही थी तो यहाँ पर किसकी हत्या हो गई थी, तो यहाँ पर लाठी लगने के कारण इनकी हत्या हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की। फिर इसके बाद तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और यहाँ पर इन्होंने अपने तेवर अपनाए और फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग की।
अब देखते हैं इसी के साथ नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक यात्रा जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक के एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाया दिया, यानी कि देश को एकजुट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए महात्मा गांधी को नमक जो था वो एक शक्तिशाली प्रतीक के सिंबल के रूप में इनको दिखाई दिया। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। तो कब लिखते हैं? 31 जनवरी 1930 को। इस खत में उन्होंने अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया। गांधी जी ने इसमें कितनी मांगें लिखी? अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया। और इनमें से कुछ मांगें जो थी वो सामान्य थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। कुछ तो नॉर्मल मांगें थी और कुछ ऐसी थी जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर किसानों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इसमें सभी के फायदे के लिए इन्होंने लिखी थी। जो भी 11 मांगे थे तो वहाँ पर वो सबको एक साथ लाना चाहते थे, सबको एक साथ जोड़ना चाहते थे गांधी जी, ताकि सभी जो है वो उनके अभियान में शामिल हो सकें। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। भाई नमक जो है वो ऐसी चीज़, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, भी बिना नमक के तो काम ही नहीं चलता, खाना नहीं बनता। तो यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया कि ये सबसे ज़्यादा दमनकारी चीज़ है जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की गई है, इसलिए इन्होंने इसको तोड़ने का फैसला किया। तो महात्मा गांधी का जो ये पत्र है, महात्मा गांधी का एक पत्र, यह पत्र एक अल्टीमेटम, जो ये था क्या था भाई, ये एक अल्टीमेटम थी, यानी अल्टीमेटम क्या था या फिर चेतावनी कह सकते हैं। तो ये गांधी जी का जो पत्र था एक तरह की चेतावनी की तरह था, एक तरह का अल्टीमेटम था। और उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ देगी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कि अगर यहाँ पर इन्होंने मांग नहीं मानी हमारी, तो यहाँ पर कांग्रेस क्या करेगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की यहाँ पर मांग की गई, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, कि अगर ये 11 सूत्री मांग नहीं मानी गई। तो इरविन जो था वो झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये अरविंद झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर 78 दिनों के लिए अपने जो उनके वॉलंटियर्स थे उनको साथ लेके नमक यात्रा शुरू कर दी, 78 लोगों के साथ। और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। तो साबरमती आश्रम से कहाँ तक चली थी ये? गुजरात के तटीय कस्बे तक जाकर ये ख़त्म होती थी, जिसका नाम था दांडी। और ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही थी ये यात्रा? 240 किलोमीटर। तो गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। तो हर रोज़ 24 दिन तक उन्होंने क्या किया? 10 मील का सफ़र तय किया। और गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हज़ारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ भी स्पष्ट किया और ये आह्वान किया कि लोग जो है वो अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। तो अवज्ञा का मतलब होता है किसी का कहना ना मानना, है ना? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज़ों का कहा न माने यहाँ पर। तो फिर 6 अप्रैल को यहाँ पर गांधी जी दांडी पहुँच जाते हैं और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। तो जब गांधी जी ने नमक उबाला यहाँ पर, तो यही क्या था? इनके कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों के उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा कि अब उनको क्या करना है? कि उनका सहयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों का, और दूसरा यहाँ पर जो उनके कानून हैं उनका भी उल्लंघन करने के लिए कहा गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। साथ ही साथ शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। तो किसानों ने लगान वगान सब चुकाने से यहाँ पर मना कर दिया। और गाँवों में तैनात जो कर्मचारी थे वो इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो वन कानून थे उनका उल्लंघन करने लगे
और वे लकड़ी बीनने, मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो इसका काफ़ी आप देख सकते हैं कितना असर पड़ा कि लोगों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, और वो जैसे पहले थे अपने जो उनके पशु थे, मवेशी थे, उनको भी इसमें चराना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो उन्होंने आरक्षित वन रखे थे उनके अंदर अंग्रेज़ों ने। अब देखिए ये दांडी मार्च की यात्रा का एक चित्र दिखाया गया है। तो नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी को आप यहाँ देख सकते हैं, और उनके साथ उनके 78 यानी कि 78 सहयोग भी हैं, और ये सभी रास्ते में हज़ारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए थे इस यात्रा में गांधी जी के साथ। देखिए यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये जो चित्र है ये सत्याग्रहियों पर यहाँ हमला करती हुई पुलिस दिखाई गई है। 1930 का ये चित्र है, यहाँ पर जो सत्याग्रही थे उन पर पुलिस हमला कर रही है। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं भाई, नमक पानी उबाल कर और नमक कानून भी तोड़ देते हैं। तो इससे आपने देखा कि जो लकड़ी बीनने वाले, मवेशियों को चराने वाले थे, वो आरक्षित वनों में घुसने लगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इन घटनाओं से चिंतित जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी वो, और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ जो थी उसने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर गई, और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए क्योंकि गोलियां चलाई गई थी पुलिस के द्वारा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, और महीने भर बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने और अंग्रेजी शासन का प्रतीक जो थी पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, यानी कि सरकार डरी तो गई थी, लेकिन इसने यहाँ पर बिल्कुल निर्मम तरीके से यहाँ पर दमन का रास्ता अपनाया, और जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही थे उन पर हमले किए। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया, और लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए जाते हैं। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और यहाँ पर सबको मारा पीटा गया और गिरफ्तार किया गया, इन पर हमले किए गए। तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया, और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए। तो कब करते हैं, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर चुकी थी, और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। यानी कि पहले का इसने क्या किया था, बहिष्कार किया था कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का, और इसके बदले में जो सरकार थी, जो राजनीतिक कैदी थे, उनको रिहा करने पर वो राजी हो गई थी। और दिसंबर 1931 में सम्मेलन के ज़रिए गांधी जी लंदन गए, और यह वार्ता बीच में ही टूट गई, और उन्हें वहाँ से निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन जो है वो शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे, क्योंकि जब यहाँ से गांधी जी जाते हैं लंदन से वापस, तो वो पाते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खां हैं वो कहाँ पर हैं, जेल में हैं। और कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है यहाँ, मतलब गैरकानूनी घोषित भी कर दिया गया कांग्रेस को। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू कर दिया। यानी कि जब ये देखते हैं गांधी जी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो वो दोबारा से क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। ये साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1931 तक आते आते उसकी जो गति थी वो धीमी पड़ने लगी। तो ये 1 साल के करीब चलता है, और 1934 तक आते आते जो इसकी गति है वो धीमी पड़ने लगती है। देखिए यहाँ पर पहले हम ये पढ़ते हैं, देखिए ये जो क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ये कहना किसका था, अब हम देखते हैं। तो बहुत सारे राष्ट्रवादी जो थे उनको ये लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष जो है वो अहिंसा के ज़रिए पूरा नहीं हो सकता, यानी कि केवल अहिंसा से ही ये अंग्रेज़ नहीं मानने वाले हैं, इसके ज़रिए हम अपना जो राष्ट्र है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की गई। तो यहाँ पर फिरोजशाह कोटला मैदान जो है, जिसको हम अब आज के टाइम में अरुण जेटली के नाम से जानते हैं, तो इसमें एक बैठक होती है, HSRA की स्थापना की जाती है इसमें, और इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्यवाहियाँ करते हुए
HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। तो यहाँ पर ये कई प्रतीकों को निशाना बनाते हैं। 1929 में क्या होता है, तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और उसी साल ट्रेन को उड़ाने का इन्होंने प्रयास किया, इनके द्वारा गया, और जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई थी, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने ये कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, कि बम पिस्तौल की वो उपासना नहीं करते बल्कि वो क्या चाहते हैं, समाज में क्रांति चाहते हैं। ये कहना था भगत सिंह का। क्रांति, कैसी क्रांति, तो क्रांति जो है वो मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है या जन्मजात अधिकार है, जन्म से ही उनका अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता क्रांति के। तो यहाँ पर स्वतंत्रता जो है वो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है और जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना जो है वो श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तो ये कहना था किनका, भगत सिंह बटुकेश्वर जो दत्त थे, इन पर सैंक्शन कोर्ट में बयान जो इनका लिया गया था। तो भगत सिंह और उनके साथियों को दस्तावेज जगन मोहन सिंह, ये सब इनके यहाँ पर मिला है, इनके दस्तावेज से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए 23 साल की उम्र में ही, जो आज के लोग जो हैं आज के टाइम में सोच भी नहीं पाते, इतने बड़े बड़े काम ये कर गए थे उस टाइम पर। तो अब देखते हैं हम आंदोलन ने, लोगों ने जो है आंदोलन को कैसे लिया, यानी कि अब ये जो आंदोलन हो रहा था असहयोग आंदोलन भी हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था अब ये चल रहा था हमारा। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से लेते हैं, तो आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह वो कौन से थे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके क्या आदर्श थे और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक खेती, जो फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। यानी गांव में जो संपन्न किसान समुदाय हुआ करते थे, जो गुजरात में जो पट्टीदार थे वो संपन्न थे और उत्तर प्रदेश में जो जाट थे वो, तो ये भी इस आंदोलन में एक्टिव थे। और जो व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण यहाँ पर व्यापार में क्या होने लगी थी, मंदी, और जो कीमतें थे वो भी बहुत गिर रही थी, तो इनसे ये लोग बहुत परेशान थे। और जब उनकी नगद आय ख़त्म होने लगी तो उनके लिए जो सरकारी लगान था वो चुकाना अब क्या होता जा रहा था, नामुमकिन हो रहा था। तो सरकार जो थी वो लगान कम करने को तैयार थी नहीं। तो चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर समर्थन किया इसका, और उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनुच्छुक सदस्यों का बहिष्कार के लिए उन्हें मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई जो थी वो भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, यानी कि इनकी जो लड़ाई थी स्वराज की वो भारी लगान के खिलाफ थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई कि लगान तो घटा नहीं लेकिन आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो इससे वो बहुत ही निराश हुए। फिर फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उनमें से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जो थे वो ज़मींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल होता जा रहा था, और वे ये चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा भी लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों
को समर्थन देने में प्राय हिचकती थी, यानी कि हिचकिचाती थी। ये जो अमीर किसान थे और जमींदारों की नाराज़गी का डर था इनको कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो ऐसे आंदोलनों का समर्थन नहीं करती थी कांग्रेस भी। इसी कारण जो गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, यानी कि जो किसान थे वो इनके साथ नहीं आए, इनके संबंध अनिश्चित ही बने रहे। तो जो व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी उस टाइम पर, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसके बारे में क्या रुख अपनाया। और पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान भारतीय जो व्यापारी थे और उद्योगपति थे उन्होंने किस तरह से भारी मुनाफा कमाया। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनके व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिन विदेशी विनियमन अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। और व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन किया। और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी बंद पड़ गया और उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे, यानी कि उन्हें डर था कि जो युवा सदस्य हैं वो जो कांग्रेस के युवा सदस्यों में क्या था, यहाँ पर समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से वो डरे हुए थे यहाँ पर वो लोग। तो ये जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग था इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि नागपुर में सबसे बड़ी संख्या में औद्योगिक वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। और जैसे जैसे जो उद्योगपति थे वो कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर जो थे वो कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई और 1930 में छोटा नागपुर की टिन की खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो हैं ये इसमें हिस्सा लेते हैं गांधी जी की टोपी पहनकर। और फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी, यानी कि मजदूर तो फिर भी इनके साथ लग रहे थे, ऐसा नहीं थी कि सभी हट गए पीछे, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस थी वो यहाँ पर मजदूरों की मांग को इनमें मिलाने के लिए वो हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को ये लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी, यानी कि जो उद्योगपति हैं वो यहाँ से कांग्रेस से अलग हट जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। तो यहाँ से फिर सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया था और नमक बनाया। विदेशी कपड़ों व शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना और अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन
सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। यानी कि ये औरतें इसमें पार्टिसिपेट तो कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी कुछ पर्सनल निजी ज़िंदगी में ही बदलाव आने वाले थे। गांधी जी का ये मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही और कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। यानी कि केवल और केवल महिलाएं जो हैं वो दिखाने के लिए प्रतीक के रूप में ही उनको अच्छी लगती थी। उन्होंने भारी पद इसलिए नहीं दिए यहाँ पर, किसी भी एक अच्छे पद पर कांग्रेस की महिलाओं को इसलिए जल्दी से नहीं बिठाया गया क्योंकि वो सिर्फ महिला को घर के कामकाज, बच्चे संभालने और परिवार संभालने तक ही सीमित समझते थे। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र देखेंगे अगर आप, तो इस चित्र में दिखाई दे रही होंगी आपको, ये राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल होती थी, यहाँ पर साफ दिखाया गया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी महिलाएं हैं, औरतें हैं जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। और इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी जो ज़्यादा उम्र वाली औरतें हैं और माँओं को भी जुलूस में देख सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भी गोद में लिया हुआ है और फिर जो है वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। देखिए 1918 से 1919 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर बाबा रामचंद्र जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं 1918 और 19 में। फिर अप्रैल 1919 में रोल एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल होती है, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसी के साथ जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। फिर मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और कांग्रेस इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लेती है। फिर 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और 1931 में गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूर्ण प्रारंभ हो जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा हुआ था। तो यहाँ पर गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि अगर आपसे पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो एकमात्र व्यक्ति यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी। तो सभी सामाजिक समूह जो थे स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, यानी कि जो सारे के सारे समूह थे वो स्वराज की जो अमूर्त अवधारणा है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे, तो वो उससे प्रभावित थे ही नहीं। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस जो थी वो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को ख़त्म कर किए बिना 100 साल तक भी जो स्वराज है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। ये जो अगर छुआछूत वाली जो बात है अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो 100 साल बाद तक भी यहाँ पर स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, गांधी जी ने कहा। और उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया गांधी जी ने। और उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। यानी कि बहुत सारे दलित नेता ऐसे थे जो अपने समुदाय की समस्याओं का अलग ही राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे थे और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके।
और उनका मानना ये था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए उन्होंने अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ पर दलित जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, सीमित थे। और महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती है, जहाँ उनके संगठन जो थे वो काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासिकल क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। और जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और यहाँ पर जब ये अलग से यहाँ पर मांग करते हैं निर्वाचन क्षेत्र की अंबेडकर जी, तो यहाँ पर गांधी जी के साथ उनका यहाँ पर विवाद होता है, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और उनका मत ये था कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था ये समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया इससे धीमी पड़ जाएगी। और आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो दलित वर्ग थे, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, इनको प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, यानी कि जो निर्वाचन है उसमें जो मतदान है वो इन्हीं पर होगा, जो मतदान है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होगा, लेकिन उनके लिए जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई। फिर भी दलित आंदोलन जो था वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। फिर भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया और असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए तो दोनों समुदाय जो थे उन्होंने धार्मिक जुलूस निकालने लगे, यानी कि जैसे जैसे संबंध खराब होते जाते हैं तो यहाँ पर जो दोनों समुदाय थे वो उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच जो फासला था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो इसमें यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद जो है वो भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधि के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका ये कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र प्रांत जो थे बंगाल और पंजाब, इनमें मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही थी, यानी कि मुँह से चल रही थी, जो ये बहस थी मुबाहिसा चल रही थी। और तो मुबाहिसा चल रहा था कि 1928 में जो आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा इन्होंने शुरू कर दी और जिससे कि इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं यहाँ पर समाप्त हो गई। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, वो ऐसे किसी संघर्ष के लिए तैयार नहीं था जिसमें सब मिलकर चले। और बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी जो थे इन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे ये लोग, यानी कि ये इनको लग रहा था कि यहाँ मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है, इन्हें अपना कोई हक नहीं मिलेगा। और उनको ये डर था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान न खो जाए, कि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो पहचान है वो कहीं वो ना खो जाए, इनको ये डर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में महात्मा गांधी जी दिखाए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू दिखाए गए हैं और मौलाना आज़ाद। ये सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 का चित्र है। तो ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद जी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए इसमें अब देखते हैं इस सोर्स में हमें क्या जानकारी दी गई है, पढ़ते हैं इसके बारे में।
तो ये स्रोत क्या है और स्रोत क्या में हमें क्या पता चलेगा, देखते हैं। तो ये बात है 1930 की। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। इन्होंने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की ज़रूरत पर एक बार फिर से जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी, उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा, मुझे ये कहने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उनके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है और यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है, यानी कि बुरी भावना रखता है, और वह नीच और अधम है। तो यानी कि अगर कोई ऐसी दुर्भावना रखता है तो वो नीच है, अधम है। और मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का आगाध सम्मान करता हूँ और कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपने धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरा अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। तो ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है, यानी कि अनिवार्य है। और यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं हैं। भारत के सामुदायिक जो समूह हैं उनको मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। और भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है, ऐसा इनका कहना था। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है, यानी कि अलग अलग धर्म और अलग अलग नस्ल वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उन पर भारी कर्जे हैं, ख़ासतौर से पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। और आप देखेंगे इसके बाद कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ये इनका कहना था। अब हम देखते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक मतलब पूरे ग्रुप में जो अपनेपन का भाव था वो किस तरह से था। तो यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है, बाल गंगाधर तिलक जी की है। 20वीं सदी के शुरुआत की ये तस्वीर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तिलक जो है ये एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। ये क्या है, एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर दिखाए गए हैं विभिन्न तरह के पवित्र स्थान दिखाए गए हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च सब दिखाए गए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए मंदिर दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। तो मंदिर, मस्जिद और चर्च यहाँ पर सब कुछ दिखाए गए हैं। इस चित्र के अंदर ये मस्जिद दिखाई गई है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है अब देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग जो हैं वो ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया और सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भी थी, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छाया गया था। तो इसके जरिए जो राष्ट्रवाद था वो लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ये राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान इन्होंने दिया। तो ये सभी जो
चीज़ें हैं, ये राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में अनन्य इनकी भूमिका रही है, चाहे वो लोकगीत हो, चित्र हो, कलाएँ हों या फिर प्रतीक हों। तो जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान जो है वो सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है। चैप्टर नंबर 1 में देखा था हमने, और इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे अपने राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। तो कब? ये बात है 20वीं सदी की। तो 20वीं सदी में जैसा विकास हुआ तो भारत में भी जो भारत भी किस रूप में लेने लगा, तो भारत माता की छवि के रूप में अपनी छवि का रूप यहाँ पर लेने लगता है। भारत माता की छवि के रूप में भारत की पहचान जो होने लगती है। और इस छवि के निर्माण का जो आरंभ है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम लिखा गया था, और बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया गया था। तो फिर यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था, यानी कि ये जो इन्होंने गीत लिखा अपने आनंद मठ में भी इसको शामिल किया। तो यहाँ पर जब ये आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल में भी इसको खूब गाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की व्याख्या छवि को चित्रित किया था। चित्र 12 देखो, इसमें दिखाया गया, अभी देखेंगे हम। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैविक और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। और चित्र 14 में हम देखेंगे कि अब किस तरह की देखते हैं इस छवि को हम। और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक इसको माना जाने लगा। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है, यह चित्र नंबर 12, ये हमारी भारत माता का चित्र है। तो भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर 1905। ध्यान से अगर ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये दर्शाई गई माँ की छवि जो है शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। शिक्षा दे रही है, भोजन दे रही है और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासिनी गुण को रेखांकित करती है कि वो सन्यासिनी है। और अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया था जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना गया। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का जो विचार है, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे, और उनका ये मानना था कि यही कहानियाँ हैं जो हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथ को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। और मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। और उनका ये मानना था कि जो लोक कथाएँ हैं वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, यानी कि जो लोक कथाएँ हैं वो क्या होती हैं, वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, और ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो ऐसा कहना था इनका। तो यहाँ पर जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा लोग जागरूक होते गए। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो कि लाल, पीला और हरा, तो यहाँ पर जो पहले तिरंगा झंडा था उसका रंग कैसा था, पीला, लाल और हरा था, तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूलों
और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दिखाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। तो 1921 तक यहाँ पर गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था, कि हम इनकी अवज्ञा कर रहे हैं, इसका प्रतीक था। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भारत के नक्शे को अपने हृदय के पास रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दिखाया या दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस तरह के चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आप यहाँ पर इस चित्र को देखेंगे तो देखिए इस चित्र को, ये भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है। तो यहाँ पर अगर आप भारत माता की तस्वीर देखेंगे, अभी जो हमने इससे पहले भारत माता की तस्वीर एक सन्यासिनी के रूप में देखी थी, तो उससे ये आपको बिल्कुल अलग सी दिखाई दे रही होगी। तो भारत माता की ये छवि अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल देख सकते हैं आप, और वह एक हाथी और शेर के बीच में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता का प्रतीक यहाँ पर शो कर रही हैं। और इसी के साथ त्रिशूल के साथ ही आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा भी इनके साथ हाथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इतिहास की अगर हम बात करें आगे, तो इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय जनता को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि अगर हमें यहाँ के लोगों के अंदर अगर गर्व का भाव जगाना है तो इनके लिए भारतीय इतिहास को एक अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। और अंग्रेज़ों की नज़र में जो भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका ये कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में जो भारत की जो महानता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, तो भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था, वह अतीत हिंदुओं का था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वो भी हिंदुओं के प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग जो थे वो अलग थलग यहाँ पर महसूस करने लगे थे। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर। तो अंग्रेज सरकार, तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ गुस्सा यहाँ पर जो था वो विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने लोगों के जो असंतोष था, उनकी जो परेशानियाँ थी, उसको स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में मिलाने का यहाँ पर प्रयास किया और उन्होंने आंदोलन के ज़रिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी यहाँ पर प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग वो अलग अलग आकांक्षाओं और उपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। यानी कि अलग अलग सबकी मानसिकताएं थी। कोई किसी वजह से इसमें शामिल हो रहा था, तो कोई किसी वजह से शामिल हो रहा था। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ है। यानी कि इन सब का मुक्ति के लिए सबका अपना अपना अर्थ था कि कौन किस चीज़ के लिए यहाँ पर इसमें शामिल हो रहा है। सबका मुक्ति के लिए यहाँ पर अपना अपना मतलब था। तो सबके लिए अपना अपना अर्थ था। और कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया
कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। और यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था, क्योंकि जो एक समूह मांग करता था वो दूसरे समूह की नहीं होती थी, तो इसलिए वो इसमें बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था, यानी कि सब अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ों का एक पुंज के रूप में यहाँ पर उठ रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। अगर आप ये चित्र देख पा रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का चित्र दिखाया गया है। इसमें मुंबई में औरतों का ही एक जुलूस है जो कि यहाँ पर इसमें शामिल हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पर कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा क्या किया जाता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया जाता है, और जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत को छोड़ने की मांग की गई। इसमें मांग की गई कि भारत की सत्ता जो है वो फटाफट से सभी भारतीयों को दे दी जाए और भारत से अंग्रेज जो है वो छोड़ दे भारत को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। यानी कि इसमें हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया कि यहाँ पर हिंसा ना हो, इस तरह का जन संघर्ष यहाँ पर किया जाए। तो इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि खुद से ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीत और नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान और जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें नेताओं की भी सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातांगिनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी शामिल थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग गया और फिर आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।